Hello students, a very warm welcome to you all in my class in the class of accountancy class 11th, where we will deal with the practical aspects of the financial statement and try to recall all the concepts which we have learned and came to know while learning and discussing this chapter. इस चैप्टर में हम लोगों ने ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट के रूप में एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की, इसके फॉर्मेट की बात की और साथ ही साथ बात की कि इस फॉर्मेट को किस तरीके से किस सीक्वेंस के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है और अल्टीमेटली कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को वन बाय वन जानने की कोशिश की कि किस तरीके से कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। आज के अपने लेक्चर में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन करेंगे और साथ ही साथ इस ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से COGS की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और अपने आंसर को क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली होता ये है कि जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ रखे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस द कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड विच इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल। जब हम गुड्स की प्रोडक्शन इस पर्पज से करते हैं कि उसे रीसेल किया जाएगा, उसे सेल किया जाएगा टू द नेक्स्ट बायर, नेक्स्ट पोटेंशियल बायर, तो ऐसी कंडीशन में जो भी कॉस्ट हम इनकर्ड करते हैं वो कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। अब ऐसी कंडीशन में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको पढ़ने के, उसके कैलकुलेट करने के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, जिनमें से एज पर द इंफॉर्मेशन जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनकी वैल्यू हम रिकॉर्ड करके अल्टीमेटली COGS की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अगर हमें अपने COGS की वेरिफिकेशन करनी है तो एक COGS को जो भी हमने COGS कैलकुलेट किया है उसे ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। यानी एक फॉर्मूले से अगर COGS हमने कैलकुलेट किया और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो ट्रेडिंग के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आया या ग्रॉस लॉस आई उस इंफॉर्मेशन से हम COGS की दूसरी वैल्यू को भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि COGS को क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं और अलग अलग फॉर्मूले से एक ही इंफॉर्मेशन के साथ किस तरीके से COGS कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन वेयर द ट्रायल बैलेंस इज गिवन एंड वी हैव टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड एज वेल एज वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आल्सो। So let's talk about the question where we have to prepare the trading account and calculating COGS. Let us see. And the question, as you can see here, that we have to prepare the trading account. We have to prepare the trading account as well as we have to calculate. We have to calculate COGS. Okay, so let's find out that what the value should be recorded in the trading account and how it will record it as in the trading account. Okay, so सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं और भी अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होती है तो वो सारी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो क्रेडिट साइड में जो है आप क्लोजिंग स्टॉक और सेल ये दोनों ही चीजें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इनको अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में इंप्लीमेंट करें तो आइए देखिए किस तरीके से जो है ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन होती है। लेकिन उससे पहले जैसा मैंने कहा कि एक COGS के 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। एक फॉर्मूले से COGS को कैलकुलेट करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट की प्रिपरेशन के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उससे उसकी हेल्प से हम दूसरे फॉर्मूले में उस वैल्यू को इम्प्लीमेंट करके क्रॉस चेक करेंगे अपने COGS की वैल्यू को। तो आइए सबसे पहले COGS की कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ COGS is equals to opening stock plus total purchase or net purchase, total purchase or net purchase plus all direct expense minus closing stock। ठीक है, अब अगर हम बात करें ओपनिंग स्टॉक की तो ओपनिंग स्टॉक हमारे क्वेश्चन में दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 17,000
ठीक है। टोटल परचेज की जो वैल्यू थी, टोटल परचेज कैश और क्रेडिट दोनों को ऐड करके बनता है, इसलिए टोटल परचेज हम सीधे 37,437,400 रिकॉर्ड करेंगे। तो 37,400 रुपए हमारे टोटल परचेज की वैल्यू हो गई। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो टोटल परचेज है एक्चुअली वो टोटल नहीं बल्कि नेट परचेज होता है, जहाँ नेट परचेज में हम टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न लिखते हैं। लेकिन अगर परचेज रिटर्न वैल्यू की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि परचेज रिटर्न इज नील एंड देयरफॉर व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ टोटल परचेज विल बी द वैल्यू ऑफ नेट परचेज आल्सो। ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर हम बात करें आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पे दो एक्सपेंसेस जो है अलग अलग किए हुए डायरेक्ट एक्सपेंस, ये दोनों ही वेजेस और अल्टीमेटली अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये दोनों ही चीजें डायरेक्ट एक्सपेंस की हेडिंग में एक साथ रिकॉर्ड की जा सकती हैं और इसलिए इन दोनों की वैल्यू को सम अप करके हम दिखा सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू को जब हम सम अप करेंगे देन वी विल फाइंड द टोटल एक्सपेंस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस एज इट इज 15,900। ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू हो गई 15,900। इसको हम अपने फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर देंगे। तो 15,900 की वैल्यू हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस की आ जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एज रुपीस 24,000। ठीक है। तो 24,000 हम रिकॉर्ड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब बॉडमास का रूल हमें पता है कि पहले एडिशन करते हैं और इसके बाद सब्सट्रैक्शन करते हैं, इसलिए सारी वैल्यू को पहले ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम अल्टीमेटली रिकॉर्ड करेंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ COGS। तो आइए सबसे पहले सारी चीजों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए हम देख सकते हैं दैट वी विल फाइंड दैट 5 प्लस कैरी 1 6 प्लस 7 13 प्लस 7 दैट इज 0 मींस 40 और 4 कैरी आया, उस कैरी 4 को हम ऐड कर लेते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ 5 प्लस 3 8 प्लस 1 दैट इज 90,000 sorry it is 70,000 actually it is 70,000 because carry was not valued by 4 it was 2 to 70,300। अब इसको हम 24,000 से लेस कर लेते हैं तो we will find the value of closing stock और COGS एक्चुअली। तो COGS की वैल्यू हो जाएगी हमारी 300 और 46,000। ठीक है। 46,300 हमारे क्लोजिंग स्टॉक COGS की वैल्यू होगी। अब इसको ट्रेडिंग अकाउंट बना करके हम रीवेरीफाई करेंगे और इसके बाद जो है अल्टीमेटली हम कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और किस तरीके से उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। ठीक है। आई होप यू नो द फॉर्मेट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी चीज़ें जाती हैं उनको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इन द फॉर्म ऑफ नेट परचेज where the value of cash purchase and credit purchase both will added and all the direct expense whatever the value have been given it will also recorded there। और इसके बाद buy sell और क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों की वैल्यू को भी हम रिकॉर्ड कर देंगे
in a separate manner. ठीक है, अल्टीमेटली हम कंपैरिजन कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस लॉस आ रहा है। ठीक है, तो हम कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन, दैट इज 17,000 प्लस 37,000, 17,000 प्लस 37,400 plus actually this value of purchase has been calculated with the help of adding 10,000 of cash sale and 27,400 of credit sale। इसके बाद जो है अल्टीमेटली वेजेस 9,400 और डायरेक्ट एक्सपेंस 6,500। ठीक है, इस वैल्यू को रिकॉर्ड करने के बाद अगर हम सेल की रुक करें तो सेल की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन थी 15,600 और 48,000 की अलग अलग। इन दोनों को हमने ऐड किया तो वी फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ टोटल सेल वाज वैल्यू एट 63,000 की टोटल सेल आई। और इसमें हम जब क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 24,000 और उसके लिए हम रिकॉर्ड करके क्रेडिट कर देते हैं। एट द एंड we found that there is a credit total of 87,000 and the debit total was something around 70,300 and this 70,300 will be reduced by 87,300। तो अल्टीमेटली हम फाइंड करेंगे दैट द डिफरेंस ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। डेबिट का जो टोटल आया हमारा, डेबिट का जो टोटल था हमारा इट वाज 70,300 और अल्टीमेटली एट द वेरी सेम टाइम क्रेडिट टोटल था हमारा 70,300। ये देखिए क्रेडिट का टोटल हल्का सा चेंज होगा हमारा, ये 600 की वैल्यू है। ठीक है, एज द टोटल सेल वाज वैल्यू एट 63,600। ठीक है, तो ये 600 होगा और यहाँ पे भी 600 करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो 17,300 का आएगा। तो जो डिफरेंशियल फिगर है उसी को हम ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि क्रेडिट में ज्यादा है तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट होगा 17,300 रुपये। ठीक है, इन द बैलेंसिंग फिगर, इन द बैलेंसिंग फिगर। अब आइए इस ग्रॉस प्रॉफिट से चेक करते हैं कि हमारा जो COGS हमने कैलकुलेट किया है क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली COGS की एक और वैल्यू है हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज टोटल सेल माइनस GP। ठीक है, सेल जो है हमारा 63,600 था। ठीक है, और GP हमने कैलकुलेट किया अभी अभी 17,300। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यू आनी चाहिए हमारी डिफरेंस की, दैट इज समथिंग अराउंड 13 माइनस 7 6 5 माइनस 1 दैट इज 4। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों COGS है, ठीक है, किसी भी फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया, both the COGS are equal and that is why we could say that the value of COGS is absolutely correctly recorded and the preparation of trading account is also correct. Hope the concept of preparation of trading account and the calculation of COGS with the both formula is very much clear to you, and with the both formula we have cross checked the value of COGS also, so that it has been proved that the value of COGS is also accurate. So let's come to the next topic, that is
preparation of COGS with some next formula. Okay, so let us see how we will prepare and calculate the COGS with some additional information. So let us take some practical example. As you can see, let us assume in the question that if the cash sale is equals to 1/4 of credit sale, 1/4 of credit sale, and the value of credit sale is equals to 1 lakh, then and GP is based on sale at the rate 20%, then what will be the value of COGS? ठीक है, 20% अगर जो है हम अगर GP कैलकुलेट करें सेल के बेसिस पे तो क्या वैल्यू होगी हमारे COGS की, आइए जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, so let us calculate the value of GP and the value of COGS. देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें GP की, since we very well know that if the sale and GP is given, then the COGS will be calculated as with the help of the formula that is sale minus GP. ठीक है, सेल माइनस GP. ठीक है, और यहाँ जो सेल होगी that will consist of total sale, means cash sale plus credit sale minus sales return. ठीक है, अल्टीमेटली कैश सेल में क्रेडिट सेल जोड़ देंगे और उसके बाद जो आएगा उसको हम घटा देंगे सेल्स रिटर्न से इफ़ देयर इज़ एनी. ठीक है, अगर कोई सेल्स रिटर्न होता है तो उसको घटा दिया जाएगा. ठीक है, आई होप द फॉर्मूला इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. जहाँ हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं दैट इज़ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल. ठीक है, आइए देखिए कैश सेल की वैल्यू जो है हमारी नहीं दी हुई है, लेकिन क्रेडिट सेल की वैल्यू कह रहा है कि 1 लाख रुपए है. ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें क्रेडिट सेल की तो अल्टीमेटली जो क्रेडिट सेल होगी इसकी कैलकुलेशन हम करें इधर. तो यहाँ देखिए सेल टोटल सेल इज इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, and that is why if we express this concept in the form of percentage, अगर हम प्रतिशत के रूप में इस कॉन्सेप्ट को डिनोट करना चाहें. ठीक है, अगर हम प्रतिशत के रूप में इस कॉन्सेप्ट को डिनोट करना चाहें तो क्या होगा, कैश सेल जो होगी हमारी एक्चुअली इसका जो प्रपोर्शन होगा वो क्रेडिट सेल का 1/4 हो जाएगा. ठीक है, सपोज कैश सेल इज 100, देन क्रेडिट सेल अगर हमने 100 मानी तो ऐसी कंडीशन में कैश सेल क्या हो जाएगी, 100 का 1/4 यानी कि 25 हो जाएगी. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू. जो कैश सेल होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी. ठीक है, अब देखिए 100 की वैल्यू अगर 100 की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें, सिंस द वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल
that is based on 100 is equals to 1 lakh. Therefore, cash sale that is amounting 25 will be 1 lakh multiplied by 25 अपॉन 100. ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें डिवाइड करके देख लेते हैं. 25 से 100 को डिवाइड किया 4 टाइम्स में और ये 4 से डिवाइड किया 100 को 25 टाइम्स में. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू आ जाती है हमारी 25,000 किसकी, कैश से. ठीक है, अब हम कह सकते हैं therefore the value of sale is equals to now the value of sale is equals to cash sale that is 25,000 plus credit sale that is 1 lakh minus sales return that is nil. Okay, and whatever the value of GP will be calculated here. अब GP की वैल्यू कैलकुलेट करनी अगर तो GP क्या होगी, सेल जो हमने कैलकुलेट किया है 1,25,000 का 20%. ठीक है, as we have said that sales consist of cash sale or you can say sales consist of total sale. Sales consist of total sale क्रेडिट सेल को और कैश सेल को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आएगी, सेल की वैल्यू आएगी. तो जो क्रेडिट सेल था वो 1 लाख था, कैश सेल कितनी थी 25,000. इन दोनों को ऐड किया हमने 1,25,000 से. अब यहाँ देखिए अल्टीमेटली 00 से 00 को कट कर दिया हमने, तो जो वैल्यू ऑफ जीपी आई वो आ गई हमारी 12,500. ठीक है, जो वैल्यू ऑफ जीपी आ गई वो कितनी आ गई 12,500. ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ सेल आई हमारी वो कितनी आई 1,25,000. अब हम इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर देते हैं सीओजीएस की कैलकुलेशन के लिए. इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर देते हैं. नाउ द वैल्यू ऑफ सेल दैट इज 1,25,000 माइनस द वैल्यू ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया. ठीक है, जो जीपी आएगी जीपी दैट विल बी 25,000 एज 0 तो हमने कट कर दिया लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा. ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,500 into 2 दैट इज 25,000. ठीक है, तो अब इस 25,000 को जीपी कंसीडर करके हम क्या करेंगे, जीपी की जगह रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, 1,25,000 में से जब 25,000 चला जाएगा तो देन दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सीओजीएस. ठीक है, तो हमें तीनों ही चीजें क्लियर हो गई. हमने देखा कि जो कैश सेल थी, कैश सेल क्या था, क्रेडिट सेल का 1/4 थी. तो अगर हमने क्रेडिट सेल को 100 एज्यूम किया तो कैश सेल अपने आप कितनी हो गई 25. ठीक है, 1/4 का मतलब हमने यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया 25 आ गई. ठीक है, अब हमने माना अगर कि क्रेडिट सेल जो है दैट वाज अमाउंटेड 1 लाख इज द इमेजिनरी वैल्यू ऑफ 100. अगर हम 100 की सेल को एज्यूम करते हैं तो हमारी क्रेडिट सेल की वैल्यू 1 लाख आ रही है. उसी एजम्पशन के बेसिस पे अगर हम कैश सेल को एज्यूम करें 25 से, उसकी रियल वैल्यू क्या हो जाएगी 1 लाख द एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल इनटू 25 द इमेजिनरी वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल कैश सेल
डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इमेजिनरी वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल। सॉल्व करने पे जो वैल्यू आई वो आई है हमारी 25,000 रुपए, और 25,000 क्या हुआ, कैश सेल की वैल्यू आई। अब इस कैश सेल को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे ऐड कर देंगे टोटल सेल कैलकुलेट करने के लिए। तो जो टोटल सेल होगी कैश सेल और क्रेडिट सेल दैट इज 1,25,000। जीपी हमने निकाला 25,000 से, और 25,000 को 1,25,000 से लेस करके COGS निकाल दी हमने 1,00,000। होप द concept of COGS is very much clear to you. We'll deal some more point in the next class. Till then, take care and thank you very much.